ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. تو अली बताएं हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था. ये रिवीजन लेक्चर है आपका, ठीक है जी सर. लास्ट टाइम हमने दरअसल रेटिनल वेन ऑक्लूजन की थी, सेंट्रल रेटिनल वेन, और साथ में हमने मेन जो पढ़ा था वो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी पढ़ा था. वेरी गुड वेरी गुड. मानूर, यस सर. हमने जो पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, उसको 2 मिनट के अंदर आप जरा सम अप करें. रेटिनल वेन ऑक्लूजन पढ़ा था, उसकी टाइप सम अप करें ना, मुझे ना बताए, सम अप करें ताकि सारी क्लास को पता लगे, सुने, उनको भी याद आए, ठीक है ना. सर रेटिनल वेन ऑक्लूजन किया था, उसकी टाइप सेंट्रल वेन ऑक्लूजन, ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन, और थर्ड हेमी रेटिनल वेन, देन कॉजेज ऑफ रेटिनल वेन ऑक्लूजन की. उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस की थी उसके अंदर, जिसमें ब्लड प्रेशर था, ब्लड शुगर लेवल चेक करना था, लिपिड प्रोफाइल, और एंटी. ब्रांच रेटिनल वेन हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है, वो हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह. सुकून, आप बताएं, हमने डायबिटिक रेटिनोपैथी पढ़ी थी, तो क्लासिफिकेशन जरा बताएं. डायबिटिक रेटिनोपैथी बेसिकली एक नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें रेटिनल वेसल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं ड्यू टू क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया. इसको हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक कन्वेंशनल मेथड है और एक लेटेस्ट मेथड है. अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल मेथड वी क्लासिफाई इट इनटू द वेरियस स्टेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी, second one is pre-proliferative stage, third one is proliferative stage, then diabetic maculopathy and complicated diabetic retinopathy and burnt out diabetic retinopathy. नहीं, स्टेजेस 3 ही है, ठीक है. बैकग्राउंड, प्रोलिफरेटिव और प्रोलिफरेटिव, बाकी जो है ना वो स्टेजेस नहीं है. ठीक है सर. बर्न आउट स्टेज एक उसकी कॉम्प्लिकेशन है, उसका आउटकम है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन. सिमिलरली जो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडेमा है, वो इट्स अ consequence of diabetic retinopathy, but it's not part of the classification. Okay. Okay sir. चले, I think we should start the lecture. मैं दोबारा कह रहा हूँ भाई, somebody is interested. जी सर. ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन. ऊंचा बोलना, क्लियर आवाज में, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है. ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन, उसमें रेटिनल वेन ऑक्लूजन की 3 टाइप्स होती हैं सर. सबसे पहले सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन CRVO, ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन BRVO और हेमी रेटिनल वेन ऑक्लूजन. आज सारा मैं चाहता हूँ कि अली साहब ही पढ़े, ठीक है. चले, ठीक है सर. सर फिर रिस्क फैक्टर्स में इसके हाइपरटेंशन आ जाता है. हाइपरटेंशन प्रेजेंट इन 2/3 ऑफ केसेस ऑफ ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन. वेरी गुड. डायबिटीज मेलाइटिस, सर फिर एज, स्मोकिंग, ड्रग्स, और जिसमें ओरल कंट्रासेप्टिव्स आ जाती हैं, और थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स और इन्फ्लेमेशन, मतलब इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जैसे सार्कोइडोसिस वगैरह. आपको याद होगा, अली को भी, बाकी सब पूरी क्लास को याद होना चाहिए कि जब हमने सेंट्रल रेटिनल वेन पढ़ी थी उसमें भी रिस्क फैक्टर यही थे. याद है? जी सर, ये सेम रिस्क फैक्टर है. जी सर. ठीक है जी. चले, ये मानूर, फातिमा, यस सर, और सुकून और बाकी सब क्लास, आप जरा गौर से सुने. मैं एंड पे दोबारा क्वेश्चन पूछूंगा, जो पहले लेक्चर्स गुजरे हैं ना इस मॉड्यूल के, उसमें से भी पूछूंगा. जी, कैरी ऑन अली. जी सर. सर ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन, more common than central retinal vein occlusion. Single branch of central vein is blocked. Types
टू टाइप्स होती हैं सर इसकी, क्वाड्रेंट वेन ऑक्लूजन और हेमी रेटिनल वेन ऑक्लूजन होता है। ठीक हो गया जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है जी सर। क्वाड्रेंट ब्रांच ऑक्लूजन में सर ऑक्लूजन ऑफ मेजर ब्रांच अवे फ्रॉम डिस्क एट एवी क्रॉसिंग, अवे फ्रॉम डिस्क एट एवी क्रॉसिंग। आपको सुन, आपको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की क्लासिफिकेशन तो चले अगर नहीं याद, आपको उसके अंदर मैंने एवी निपिंग का बताया था। जी सर आपने बताया था, जिसमें वो डिफ्लेक्शन जरा ऑफ द वेन हो जाती है, एक्सप्लेन जिसको करें जरा। सेलेस साइन कहते हैं। साइन बुक में लिखा होगा, क्या सर साइन कहते हैं? सेलेस साइन बोलते हैं, इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सेलेस साइन। स्पेल करके बताएं ताकि बाकी बच्चों को भी समझ आए। SALUS। ठीक है, ये कुछ साइलस कहते हैं, कुछ साले कहते हैं, ये साइंटिस्ट का नाम है। बरल ये बोले आगे ये होता क्या है? It is basically the deflection of a vein due to AV nicking। AV nicking का ये मतलब होता है कि जब हमारे पास आर्टीरियल वेसल जो है वो डायलेट हो जाती है तो वो कंप्रेस कर देती है वेन को। ठीक हो गया। जब एजिंग के साथ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है तो वो थिक हो जाती है, वेन बड़ी उसके मुकाबले में सॉफ्ट होती है, और जो आर्टरी है वो उसको प्रेस करती है तो वेन की एक्लूजन हो जाती है। सिंपल इज दैट। यही पैथोजेनेसिस है ब्रांच रेटल वेन एक्लूजन की, अगर किसी एक क्वाड्रेंट में हो रही है। और अगर ये सेंट्रल रेटल आर्टरी और वेन जहां से निकल रही है, कहाँ से निकलती हैं फातिमा? यस सर। सेंट्रल रेटल आर्टरी और वेन कहाँ से निकलती हैं? आई बॉल के अंदर कहाँ से निकलती हैं? हिजाब कहाँ से निकलती हैं? स्पून कहाँ से निकलती हैं? सर कोरोइड से। ऑप्टिक डिस्क से निकलती हैं ना। क्या हो गया आप लोगों को? ठीक है सर। ऑप्टिक डिस्क, आपने ऑप्टिक डिस्क की ग्लूकोमा भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, आपको याद नहीं है उसमें मैं आपको बताता रहा हूँ कि ये वेसल्स की नेजलाइजेशन हो जाती है। तो वो जो दो ब्लड वेसल्स होती है, एक वेन होती है, एक आर्टरी होती है। ये तो बेसिक नॉलेज है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि आपको ये भी नहीं पता। और बताएं डिस्क के क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पून बताएं। एनाटॉमी ऑफ द ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क होती है, ऑप्टिक डिस्क के अंदर ऑप्टिक कप होता है और उसके इर्द गिर्द हमारे पास न्यूरोवास्कुलर रिंग होता है। नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क रेशियो जो होती है वो 0.3 टू 0. किसी बंदे के अंदर 0.5 से ज्यादा होगी, मतलब है कि उसका एनलार्ज ब्लाइंड। और बुक ना खोले, बुक ना और खोले। सर डिस्क का जो नॉर्मल कलर होता है वो हमारे पास पेल होता है, लेकिन अगर एडिमा का केस हो तो हमारे पास पिंकिश या रेडिश हो जाता है। मैं नॉर्मल एडमी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और इसमें से निकलता क्या क्या है? सर ऑप्टिक डिस्क के अंदर ऑप्टिक नर्व जा रही होती है, उसके अलावा सेंट्रल रेटिनल वेन अभी आपने बताया, और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। ठीक है, ये तो बड़ी बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको आई में आने से पहले भी आनी चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, चले अली। जी सर। सर हेमी रेटिनल वेन ऑक्लूजन, सर इसमें मेन ब्रांच वेन ऑक्लूजन एट द डिस्क मार्जिन। एक मिनट होल्ड ऑन। हिजाब, यस सर। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी सर। ओके अली, कैरी ऑन। ठीक है सर। हेमी रेटिनल वेन ऑक्लूजन, मेन ब्रांच वेन ऑक्लूजन एट द डिस्क मार्जिन। ठीक है, मेन ब्रांच वेन जब ऑप्टिक वेन निकलती है तो उसकी बाइफरकेशन होती है, एक ऊपर जाती है सुपीरियरली, एक इंफीरियरली जाती है। अगर इनमें से यहाँ पर एवी निपिंग की वजह से ब्लॉक हो जाए तो उसको हेमी रेटिनल बोलते हैं, जो
रेटिना के एक क्वाड्रेंट को यानी कि डैमेज करती है, और उसके बाद फर्दर बाइफर्केशन होती है तो वो 4 में डिवाइड होती है। इस तरह होते होते फिर वो बढ़ती जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांच लेटरल वेन। अब ये देखें, इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये प्रोटेम्पोरल ब्रांच लेटरल वेन इक्लूजन है। इमेज नजर आ रहे हैं स्कूल? जी सर आ रहा है। स्कूल हाँ, और क्या क्या नजर आ रहा है? जरा जी सर आ रहा है नजर। इस स्लाइड को जरा एक्सप्लेन करें। सर यहाँ पर हमारे पास हेमरेजेस है, सुपरफिशियल फ्लेम हेमरेजेस। ठीक है, शाबाश। और डिस्क इज नॉर्मल, इट्स कलर इज पेल, एवी निकिंग हुई हुई है सर, टॉर्शियस वेसल्स नजर आ रही हैं। मुझे तो नहीं निपिंग नजर आ रही, कहाँ भी हुई है? सर ये ऑप्टिक डिस्क के ऊपर नहीं, ये क्रॉसिंग टॉर्शियस हुई हुई है है। वेसल्स। ये तो क्रॉस नॉर्मली करती है। निपिंग तो बड़ी क्या उसे कहते हैं, निपिंग तो बड़ी जोन सी है, वो प्रोमिनेंट होती है। बाद में दिखाता हूँ आपको मैं। तो एनीवेज, और क्या है? बस फातिमा, सर जरा फातिमा एक्सप्लेन करें। सर इसमें ऑक्लूडेड ब्रांच रेटिनल आर्टरी की ऑक्लूजन हुई हुई है। हाँ, ऊंचा बोले, शाबाश। सर ब्रांच रेटिनल आर्टरी की ऑक्लूजन होती है। आर्टरी है, वेन है? आर्टरी है सर। आर्टरी की क्लूजन है? आर्टरी की क्लूजन में तो बिल्कुल रेटिना वाइट हो जाता है और लेटर ऑन तो पता ही नहीं लगता। ये वेन क्लूजन है। आगे बोले, इस स्लाइड में एक्सप्लेन करें जरा। अली, जी सर। आप जरा ऊंचा बोले, एक्सप्लेन करें जरा। सर इसमें जो ऊपर मतलब ये क्वाड्रेंट वेन ऑफ ऑक्लूजन इसको नजर आ रही है, ऊपर जो हेमरेजेस है ऊंचा बोलो उसके यार, जरा ऊंचा बोलो। सर ये एक तो सुपरफिशियल हेमरेजेस नजर आ रहे हैं इसमें ठीक ऊपर, है। और दूसरा सर इसमें ये कि बाकी ये मैकुला सर थोड़ा सा इन्वॉल्व है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैकुलर एडीमा मैकला में नजर क्या आ रहा है आपको नजर आ रहा है? क्या है मैकला में? सर, हार्ड एक्सुडेट्स नजर आ रहे हैं भाई। हार्ड एक्सुडेट्स है। ये ब्रांच लेटरल वेन एक्लूजन है या आर्टरी एक्लूजन है? ये वेन वेन ऑक्लूजन है। वेन। तो देखें, ये हेमरेजेस सुपरफिशियल सेंट्रल लेटरल वेन में पूरे फंडस में होते हैं। इसमें सिर्फ एक क्वाड्रेंट में हुए हैं, सुप्रोटेम्पोरल। हेमीरेटल तब कहते हैं कि जब आधे हिस्से में होते हैं पूरे। जी सर। मानूर और स्कूल समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। और मैकला में आपने देखे, किसी ने जिक्र नहीं किया। मैकला दिक्कत आ आप रही है। ये कह सकते हैं इट इज एटलीस्ट नॉट नॉर्मल। ठीक है ना? तो आगे ये इसकी एक्सुडेशन की वजह से हार्ड एक्सुडेट्स है, तो ये ब्रांच लेटरल वेन विद मैकुलर एडीमा है। जी सर। ठीक हो गया? ठीक है सर। ये देखें, अब ये जो सी है, ये ये भी बीआरवीओ है, सीआरवीओ नहीं है। क्योंकि देखें, ये है इंफ्रोटेम्पोरल बीआरवीओ। ये इधर लिखा नहीं हुआ, लेकिन इंफ्रोटेम्पोरल बीआरवीओ है क्योंकि इंफीरियर भी है। अगर हेमीरेटल होती ना तो पूरा इंफ्रो क्वाड्रेंट नेजल आ एरिया जाता देखो, इंफ्रो नेजल एरिया नॉर्मल है, यानी कि डिस्क के नीचे वाला एरिया नॉर्मल है, वो भी इन्वॉल्व होता। ठीक हो गया? है। ठीक है सर। ये देखिए हेमीरेटल वेन एक्लूजन, ये आधा फंडस पूरा इन्वॉल्व है। जी सर। फातिमा, यस सर।
ठीक है, Yes, sir. चलो जी अली साहब। Sir, signs and clinical features. Sudden onset of blurred vision if central macula is involved. Visual acuity is variable depending upon the macular involvement. Fundus examination shows edema and hemorrhage is limited to retinal area drained by affected vein. Secondary glaucoma occurs rarely and prognosis is reasonably good. अच्छा स्कूल जी सर। सेकेंडरी ग्लाइकोमा क्यों होता है इसमें और किस टाइप का होता है? सर सेकेंडरी ग्लूकोमा हमारे पास न्यू वेस्कुलराइजेशन की वजह से होगा क्योंकि ब्लड वेरी हेमरेज हो गुड रहा वेरी है। गुड वेरी गुड वेरी गुड ओके चले आगे अली। Sir, in investigations, blood pressure checking, complete blood count and ESR, random blood glucose and fasting blood glucose, lipid profile, plasma protein electrophoresis, autoantibodies ANA, anti-nuclear antibodies, anti-DNA ठीक and है जी, कॉम्प्लिकेशंस पढ़े। anti-neuropsychology. Complications, chronic macular edema, neovascularization and secondary glaucoma occurs rarely. अच्छा वैसे आई वांट टू अमेंड हियर सेकेंडरी ग्लाइकोमा इज वेरी कॉमन इन ब्रांच लेटरल वेन ऑक्लूजन। ठीक बुक है में सर। रेयरली लिखा हुआ है। जी सर, रेयरली लिखा हुआ है बुक में। आपकी बुक में ब्रांच लेटरल वेन ऑक्लूजन में या ब्रांच लेटरल वेन ऑक्लूजन में जी, 90 डे ग्लाइकोमा का जिक्र है? नहीं सर। अच्छा एक 90 डे का मतलब होता है 3 महीने होते हैं जब 90 डेज पूरे हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं। उसके BRBO के बाद टिपिकली आफ्टर 90 डेज रूबियोसिस शुरू होता है और ग्लाइकोमा रूबियोटिक ग्लाइकोमा स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको 90 डे ग्लाइकोमा कहते हैं। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि BRBO के पेशेंट को जब वो आप फॉलोअप में आए ना, स्पेशली जब उसको 2-3 महीने गुजर गए हो तो आपने उसके जो पिपुलर अनडायलेटेड पिपल से उसका जो पिपुलरी मार्जिन है उसको मैग्नीफाई करके देखना है कि वहां पर कहीं ब्लड वेसल्स बंद तो नहीं रही। समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर। ठीक है सर। तो इट इज नॉट रेयर, इट इज वेरी कॉमन। ठीक है सर। CRBO से ज्यादा कॉमन BRBO में होता है ये रूबियोटिक ग्लाइकोमा और इसको 90 डे ग्लाइकोमा भी कहते हैं। चलो जी। ठीक है सर। Treatment. When visual acuity is 6/12, following treatment is indicated. Intravitreal anti-vascular endothelial growth factor Avastin Lucentis Eylea for macular edema and neovascularization. Laser photocoagulation, जिसमें grid pattern for macular edema with good macular perfusion and scatter photocoagulation for neovascularization. हो गया। And sir, intravitreal steroid triamcinolone is very effective for macular edema. Prognosis is reasonably good. ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। प्रोग्नोसिस इज रीजनेबली गुड प्रोवाइडेड द मैकुला इज नॉट बिकम्स इस्कीमिक। ठीक है, ठीक है सर। ये all the fourth year who are present right now, if anyone has got any question please raise your hand. Branch lateral vein occlusion and central lateral vein occlusions are almost the same things. Central lateral vein occlusion, you need to have a conceptual understanding of it. Anybody if has got any question please raise your hand without hesitation ताकि मैं उसको जवाब दूं और फिर आगे चलें। No one?